So friends, we have finished the sadhans of Jharkhand and the various dimensions that can be associated with it. I suppose within my limited mental capacities, I have dealt in full length. Now we come to the tribals of Jharkhand या ट्राइबोलॉजी ऑफ झारखंड को मैं जान के छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है और इसको एक दूसरे तरीके से हम लोग डील करेंगे, है ना। आज हम लोग आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर चैप्टर सेकेंड, दैट इज द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड। और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। फ्रेंड्स, इन माय इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स टू यू, मैंने शुरुआती काल में ही आपको बड़ा स्पष्ट किया था कि दो प्रकार की राजनीतिक और सांस्कृतिक धाराएं झारखंड में सनातन काल से चली आ रही। पहला क्या है? सेंट्रिस्ट इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज, सेंट्रिस्ट इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज, और दूसरा है रीजनल ऑटोनॉमी टेंडेंसीज। ये बाहर की शक्तियां हैं जो कि हमेशा कोशिश करती रही कि झारखंड को अपने अधीन किया जाए, और ये झारखंड की जो है स्थानीय शक्तियां हैं जो कि कोशिश करती रही कि अपनी स्वायत्तता, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें, टू retain their sense of identity, their independence, and their autonomous status. Now friends, the important thing is कि मैंने I have outlined it out to you beforehand कि from times immemorial the centrist tendencies have always tried to overpower Jharkhand. But coming to the realms of history, हम लोग देखते हैं कि बड़े स्पष्ट तौर पे झारखंड पे आक्रमण होने का सिलसिला शुरू होता है फ्रॉम शेरशाह। शेरशाह जनरल फवाद खान the commander of Sher-Shah, he attacked and defeated Maharaj Chero, और कहा जाता है कि उनकी सफेद हाथी उन्होंने विजय के ट्रॉफी के रूप में लेके वो चले। So in a way, Maharaj Chero can be termed as the freedom fighter of Jharkhand, जिन्होंने चेरो राजवंश की स्वायत्तता को, स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए युद्ध लड़ा। He was one of the earliest freedom fighters. Similarly, Sabal Chero या Sabal Rai, another Chero रूलर, ये पराजित तो हो गए लेकिन धर्म परिवर्तन करने से इन्होंने मना कर दिया, उन्होंने घुटने नहीं टेके। नतीजन जहांगीर
had him thrown before hungry lions, भूखे शेरों के सामने फेंकवा दिया, and the poor man died a sad death. At about the same time, Durjan Shal, he was a Nagvanshi ruler. उनको कैप्चर करके, उनको डिफीट करके मुगल आर्मीज ले गई और ग्वालियर फोर्ट में दुर्जन साल was kept a prisoner for 12 long years. And had it not been that Durjan Sal was a great connoisseur of diamonds, वो हीरो के बड़े अच्छे पारखी थे, possibly he would have had a very sad fate. लेकिन जहांगीर ने उनकी जान बख्श दी और इज्जत उनको वापस किया गया. दुर्जन साल नागवंशी रूलर. सिलसिला आगे बढ़ता रहा. When the British East India Company established its dominion in Jharkhand, Bengal, Bihar and Jharkhand, even before the battle of Panipat, even before the battle of Buxar, 1763 में, बक्सर युद्ध के एक साल पहले, Mir Qasim, the Nawab of Bengal, was defeated by Major Adams in the battle of Udhwa-Nala. Mir Qasim जानते ही हैं, Nawab of Bengal, defeated by Major Adams. Major Adams, Battle of Udhwa-Nala. जो कि साहबगंज दुमका इलाके में है. In a way, Mir Qasim can be termed as a freedom fighter for Jharkhand. लेकिन सही मायने में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की शुरुआत जो ट्राइबल रिवोल्ट्स वगैरह हैं इससे शुरू हो. In 1765, the East India Company, after the Battle of Buxar, it signed the Treaty of Allahabad. और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अधीन दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जिसका की एक भाग था झारखंड, क्योंकि तब झारखंड बिहार का ही एक भाग था. ठीक है. अब दीवानी राइट्स मिलने का मतलब ये था कि कंपनी को हर साल मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपया देना था और कंपनी अब जितना टैक्स चाहे वो वसूल सकती है यहाँ के लोगों से. तो नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा टैक्स उगाही के लिए झारखंड में टैक्स फार्मिंग शुरू किया. टैक्स फार्मिंग का सिस्टम ये होता था कि किसी व्यक्ति को किसी इलाके का जिम्मा दे दिया जाता था कि भाई फलानी जगह, फलाना इलाका तुम्हारे जिम्मे है, तुम कंपनी बहादुर को हर साल इतना टैक्स दो और इसके बदले में तुम किसानों से जितना चाहो टैक्स ले लो.
So the message was very clear. The tax farmer had to pay a stipulated amount of taxes, money to the company. और अब जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपया कंपनी को उसको देना है हर साल, तो 5 लाख के ऊपर जितना भी लैंड रेवेन्यू वसूल कर लेगा टैक्स फार्मर, वो उसका. The more the coercion, the more the force, the more the exploitation of farmer, the more is the accrual of land revenue to the tax farmer. क्योंकि उसको कंपनी को फिक्स अमाउंट देना है, वो फिक्स है कि 5 लाख देना है, 6 लाख, जितना भी अमाउंट कंपनी को फिक्स्ड अमाउंट देना है, और उसके ऊपर जितना वो वसूल लेता है, it remains with him, it is his profit. So you know, the tax farmers, they descended to every level to extract as much land revenue from the farmers as possible. नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, the disastrous famine of 1773-74 of Bihar, Odisha and Bengal. Consequence इसका क्या हुआ? The disastrous famine Bengal, Bihar and Odisha of 1773-74. देखिए, पटना का गोलघर यही समय बना था. And the situation was so bad that John Sullivan, an employee of the East India Company, writes in his diary, the whole country became ghastly and lifeless as if visited by a plague. I repeat, the whole country became ghastly and lifeless as if visited by a plague. पूरा देश, पूरा इलाका कुतहा और जीवन विहीन हो गया था, जैसे कोई महामारी आ गई. So this, you know, tax farming system, it actually spelled the growth of disillusionment among the people of Jharkhand against the English East India Company. और यहीं से ये कह लीजिए कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रियल सेंस में स्टार्ट होता है. If we take a struggle, our struggle against imperialism, central imperialism, तो मैंने आपको ख्वास खान के खिलाफ महाराज चेरो का युद्ध बताया है. मैंने आपको जो है साहबल राय का युद्ध बताया है, बेचारे ने जीवन की कुर्बानी दे दी. मैंने दुर्जन साल की मुखालफत मुगलों के खिलाफ बताई है. They were the struggles of our people against Mughal imperialism and Suri imperialism, but the struggle against the East India Company begins with the granting of the Diwani rights to the East India Company by the Mughal Emperor by the Treaty of Allahabad. Now, what were the causes that caused our struggle for freedom? What were the various factors? The various factors behind Jharkhand's struggle for freedom and self-determination.
Friends, the first factor, जब अंग्रेजी राज आया तो they displaced the judico-legal and administrative system prevalent among the tribals of Jharkhand and replaced it with an alien legal and administrative system. न ब्रिटिश लॉज यहाँ के लोगों को समझ में आता था, न ब्रिटिश मैजिस्ट्रियल सिस्टम समझ में आता था, कुछ नहीं. और यहाँ के लोग क्या हैं? फर्स्ट फैक्टर, जुडिको लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. of the tribals, of the local tribals. ठीक है, ये क्या हुआ? अब ये कौन कौन से थे? फॉर एग्जाम्पल मनकी मुंडा, सिस्टम ऑफ मुंडा, माझी परगना सिस्टम, माझी परगना संथाल, फरहा पंचायत, ढोकला सेहोर, हरियास. तो ये जो है परंपरागत जो जुडिको लीगल सिस्टम था हमारे यहाँ के लोगों को, इसको रिप्लेस्ड बाय एन एलियन ब्रिटिश जुडिको लीगल सिस्टम. तो हमारे लोगों को समझ में ही नहीं आता था ये पूरी कानून व्यवस्था एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. इसलिए हमारे लोग नाखुश थे. सेकेंड फैक्टर, देखिए जो यहाँ का रेवेन्यू सिस्टम था, land revenue system, it was based on cooperation, social cooperation. जैसे खूंट कटी सिस्टम. खूंट का मतलब होता है बड़ा परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली. तो हमारे आदिवासियों में खूंट कटी प्रथा थी, सामूहिक रूप से खेती होता था और हर परिवार की जो जो आवश्यकता थी उस हिसाब से कटी हो जाता था, मतलब ले लिया जाता था. ठीक, तो इस खूंट कटी सिस्टम को अंग्रेजों ने ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम के साथ रिप्लेस कर दिया. इससे भी बहुत ज्यादा नाखुशी हमारे ट्राइबल्स में हुई और वो विद्रोह पर एकदम आदत हो गया. देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द फैक्टर्स. इसके बाद ट्राइबल रिवोल्ट्स पे हम लोग आएंगे और अपने लोकल हीरोज की बात करेंगे, फ्रीडम फाइटर्स की बात करेंगे जिन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ संघर्ष किया. नाउ द सेकेंड इज रिप्लेसमेंट ऑफ
local land tenurial system. For example, ऊंट कटी, और किससे रिप्लेस किया? बाय द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम. अब देखिए क्या मौलिक फर्क था. तो डिफरेंसेस क्या क्या थे? Our traditional land tenurial system में revenue assessment by actual production. ठीक है. फर्स्ट आंसर ए, ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू सिस्टम. रेवेन्यू असेसमेंट अभी मैं समझा रहा हूं आपको, आपको क्लियर रहेगा. रेवेन्यू असेसमेंट बाय एक्चुअल प्रोडक्शन. ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम. Revenue assessment by acreage. ठीक. दूसरी चीज, लैंड बिलोंग टू द कलेक्टिविटी. कलेक्टिविटी गांव. ट्रेडिशनल सिस्टम में ब्रिटिश सिस्टम में पर्सनल ओनरशिप ऑफ लैंड. ठीक है. अब ये क्या है मैं समझा रहा हूं. देखिए, prior to the British system, our traditional land revenue system was based on the actual produce. देखिए, लगभग 30% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एज लैंड रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के पहले भी, सल्तनत काल में भी, चाहे मुगल्स भी टैक्स लैंड रेवेन्यू लेते थे 30% ऑफ द एक्चुअल प्रोड्यूस, और 30% ही अंग्रेज भी लेते थे, लगभग 1/3, 33%. प्रॉब्लम कहां पर था? वो ये था कि बिफोर द ब्रिटिश सिस्टम जो लैंड रेवेन्यू होता था वो एक्चुअल प्रोड्यूस पे होता. जैसे मान लीजिए आपने 300 क्विंटल धान पैदा किया, तो सरिस्तेदार या मनसबदार आता था और उसका 1/3 100 क्विंटल अपना ऑक्शन वगैरह पर लदवा के ले जाके चाहे वो बेच देता था, उसके लिए कैश ले लेता था, लेकिन किसान से वो एक्चुअल प्रोड्यूस पे ही टैक्स लेता, या जाके अन्न भंडार में जमा कर देता था, वट एवर हिज आउटलुक.
लेकिन अंग्रेजों के पास देखिए मैन पावर की कमी थी, एंड इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी। वो जानते थे कि जितने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को वो अपने सेवा में रखेंगे उनको उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, और जब सैलरी देनी पड़ेगी तो भाई वो कंपनी के बैलेंस शीट में चार्ज होगा, मतलब कंपनी का मुनाफा घटेगा। इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी, इट वांटेड टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स, मुनाफा घटाना नहीं है। तो कंपनी ने रास्ता निकाला, भाई कौन जाए हर साल असेसमेंट करने। कंपनी ने पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का कैडेस्ट्रल रिकॉर्ड्स तैयार करा। कैडेस्ट्रल रिकॉर्ड्स मतलब भूमि संबंधित रिकॉर्ड। खाता खतियान, ये उसने तैयार कराया, और हर पिजेंट को की जमीन का मापन उन्होंने सर्वे करा दिया। अब जैसे मान लीजिए कि 300 क्विंटल आपका धान होता है और आपकी जमीन 10 एकड़ है, तो मतलब 1 एकड़ में 30 क्विंटल, ठीक ना। तो कंपनी ने आपके जमीन को 10 एकड़ के हिसाब से माप लिया और एवरेज प्रोडक्शन क्या है वो एस्टिमेट कर लिया, इतना आना। अब उसका कैश कम्यूटेशन हो गया कि 300 क्विंटल आपके खेत में अनाज पैदा होगा। धान का दाम जो है 2000 रुपया क्विंटल है मान लीजिए, या 1000 रुपया क्विंटल है, तो कहने का मतलब है कि 3 लाख आपका प्रोडक्शन हो रहा है इन कैश टर्म। तो 3 लाख का 1 लाख आप टैक्स कलेक्टर को, जमींदार दे दीजिए, ठीक। तो वहां वो 100 क्विंटल देता था, ये भी 1 लाख दे रहा है। सच पूछिए तो मार्केट टर्म्स के हिसाब से बराबर है। 100 क्विंटल वो देता था, 1000 रुपया क्विंटल धान का दाम है, तो 1 लाख रुपया टैक्स पहले भी दिया था, चाहे वो ग्रेन्स के रूप में दिया जाता हो, और 1 लाख रुपया टैक्स अंग्रेजों के समय में भी दिया जाता, ठीक। अब समस्या क्या थी कि वो देश where every third year there is a famine or there is a drought or there is a flood which results in the damaging of agriculture. So friends, wherever such situation takes place, तो वहां तो अनाज पैदा ही नहीं होगा। और जब रियल प्रोड्यूस पर टैक्सेशन है, लैंड रेवेन्यू है, तो अंग्रेजों के पहले फिर अपने आप लैंड रेवेन्यू ट्रांसम्यूट हो जाता था। भाई माफी हो गई, क्योंकि फसल हुआ ही नहीं, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, अनावृष्टि हो गई, ठीक। लेकिन अंग्रेजों में ऐसा नहीं, उन्होंने एकरेज के हिसाब से फिक्स किया। एकरेज के हिसाब से, ये देखिए ध्यान दीजिए भाई, एकरेज, इतना एकड़ तुम्हारी जमीन है तो तुमको इतना लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। सूखा पड़े, अकाल आए, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, नथिंग डूइंग। So in a country which is prone to natural calamities and disasters, this was something very, very heinous. अब भाई जब अनाज पैदा होगा तभी ना किसान देगा, वो पहले का सिस्टम था। जब अनाज पैदा ही नहीं हुआ, और क्योंकि वो जमीन का मालिक है, जमीन में कुछ पैदा ही नहीं हुआ, तो कहां से लैंड रेवेन्यू देगा। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कुछ भी हो, कन्या, हमको दक्षिणा से मतलब। तो अगर आपकी इतनी एकरेज है, इसका खाता खतियान है, तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, लैंड रेवेन्यू देना। कहां से लाएगा जब पैदा ही नहीं हुआ।
तब देखिए ये शातिराना चाल अंग्रेजों से पहले जो है भूमि का proprietorship in land, the ownership of land vested in the collectivity. The village or the collectivity, or khoot as you call it in tribal terms, they were the owners of land. But what the Englishmen did was, the English rule, English land revenue policy, that they parceled out the land and created cadastral records, literally selling land for pittance. मतलब औने पौने दाम में जिसने जो क्लेम किया, जो साहब बहादुर के नजदीक था, उसको जमीन जो है एलोकेट आवंटन कर दिया गया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, मालिक हो गए। तो अब मान लीजिए अगर आप लैंड रेवेन्यू नहीं चुका पा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि हमारे पास अनाज ही नहीं उत्पन्न हुआ, हम कहां से? तो सीधे कंपनी बहादुर का आर्गुमेंट ये था कि जगह जमीन तो तुम्हारे नाम की है ना भाई, बेचो इसको, सरकार का जो है रेवेन्यू तो। the introduction of ownership rights in land, proprietary rights in land, was a very insidious mechanism by which firstly the company assured a fixed land revenue, and secondly it also ensured the impoverishment of the peasantry. दिन पर दिन भारतीय किसान को गरीब होना ही था, जगह जमीन से कम होनी ही थी, वो बेचेगा। इस सिस्टम ने पूरी तरह जो है हमारे आदिम जनजातियों को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत ज्यादा लौ दिया। थर्ड थिंग, और ये कम से कम तिलका माझी के पहाड़िया रिवोल्ट के पीछे बहुत बड़ा फैक्टर, the replacement of the barter economy by cash economy. अभी भी आप जाएंगे हमारे दूर से दूर सरांडा सराकेला इलाकों में, तो आप पाएंगे कि लोग अभी भी बार्टर इकोनॉमी में विश्वास रखते हैं। एक किलो बैंगन लेना है तो उसके बदले 2 किलो अनाज दे देंगे, धान दे देंगे। एक छटा या 250 ग्राम नमक लेना है तो उसके बदले में अनाज दे देंगे, और फिर वो जो भी दुकानदार या बार्टर मैन है वो जाके अनाज बेच के उसको कैशिफाई करा लेगा, मोनेटाइज करा लेगा। लेकिन आदिवासियों को, जनजातियों को शुरुआती दौर में कम से कम, और 19th सेंचुरी के पहले 18th सेंचुरी के लास्ट में कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट शुरू होते हैं। लगभग हर रिवोल्ट की ये मौलिक अवधारणा थी, चाहे वो चेरो रिवोल्ट हो, चाहे वो आपका जो है भाल रिवोल्ट हो, चाहे पहाड़िया रिवोल्ट हो, है ना। दिस वाज द बेसिक कॉज, चाहे वो चुआर रिवोल्ट हो, कि वो बार्टर इकोनॉमी से जो अंग्रेजों ने कैश इकोनॉमी शुरू कर दिया, इसके पीछे रैशनल लॉजिक क्या था बहुत क्लियर नहीं, लेकिन संभवतः ट्राइबल्स को लगा कि ये उनके परंपराओं का उल्लंघन है, इट इज द कंट्रावेंशन ऑफ देयर इकोनॉमिक ट्रेडिशंस। तो ये फैक्टर बहुत है। चौथा,
The British Raj introduced Dikus. Dikus का मतलब आउटसाइडर होता है, ठीक है। अब ये दिकुस में कॉन्ट्रैक्टर्स थे, मनी लेंडर्स थे, सीकर्स ऑफ फॉर्च्यून थे, क्योंकि महाजन कहा जाता है। महाजनी व्यवस्था बड़ी बदनाम व्यवस्था है झारखंड, ठीक है। और वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि माइंस वगैरह खरीदते थे, इंडस्ट्रीज वगैरह बैठाते थे, ये आउटसाइडर्स थे। सबने यहाँ के लोगों का शोषण किया, यहाँ तक कि हमारे संसाधनों को तो लूटा ही गया, बेटी बहू की इज्जत ही बामुश्किल बच पाई। मुंडा उलगुलन के दरमियान, during the days of the Munda uprising in 1899, a song became very popular in the Munda countryside, which was said to have been written by Bhagwan Birsa Munda himself. He wrote, "Katong Baba Katong, Sahib Katong Katong, Rari Katong Katong, Hiku Katong Katong. Oh God, kill the Sahabs, the Europeans, kill the Raris, the enemies, kill the Dikus, the outsiders." इतनी ज्यादा नफरत दिकुओं के प्रति थी, ठीक है। So these people, these exploitative people, were one of the factors why the tribals rebelled and yearned for freedom and separate self, ठीक है। पांचवा फैक्टर, petty revenue and court officials, ठीक है। ये रेवेन्यू एंड कोर्ट ऑफिशियल छोटे छोटे मुहर्रिक, मुलाजिम, साइक बाबू, छोटे छोटे स्टाफ थे, दे वर हाईली वीनल एंड करप्ट, हाईली वीनल एंड करप्ट। ये आदिवासियों को या हमारे जनजाति के लोगों को तरह तरह से शोषण करते थे, रिश्वत लेके, उनको फर्जी मुकदमे में फंसा के, उनकी जगह जमीन फर्जी तरीके से दूसरों को आवंटित करके, जालसाजी करके। बट आवर हेल्पलेस हैपलेस पीपल, दे वर एट द मर्सी ऑफ दिस मर्सी नहीं। सातवां फैक्टर जो कि फिर इसी से उभरता है, बॉन्डेड लेबर। क्लास में है, 15-20 मिनट बात करते हैं। नाउ बॉन्डेड लेबरर्स या इसको कि अलग अलग नाम से जाना जाता है हमारे झारखंड में। इट इज नोन एज कमौती, या बेच बेगारी।
our workers, they were made to struggle, toil for very small payment, nominal payment by the contractor. As it is, एक आपको बताता हूं कि संथाल हुल का इमीडिएट रीजन था, जो संथाल्स को बेट बेगारी कराई जा रही थी, बॉन्डेड लेबर कराया जा रहा था, बर्धमान भागलपुर रेलवे लाइन पर दिख रही थी, वाज बीइंग लेड आउट। तो जो बेट बेगारी कराएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था और इमीडिएट रीजन था कि संथाल विदाई गए। तो यू नो, exploiting our people, making them do bone breaking work and paying them pittance, paying them very nominal amounts. The gross exploitation of our tribal labor force, this was also one of the reasons why the tribals rebelled against the outsiders and their superiors, और क्यों झारखंड में फ्रीडम मूवमेंट के लॉ को आगे बढ़े। सातवां रीजन was the forest law. ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, इन 1865, the British government Marlin Brandish, they appointed Dietrich Brandes as the director of forest. He was a brilliant botanist and an authority in his field, और इसने 1868 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पारित कराया। और यहीं से हमारे आदिवासियों की तबाही शुरू। पहली चीज, prohibition from forest produce. तो जंगल के कोई भी उत्पाद, चाहे वो महुआ हो, चाहे पलाश हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे जंगली लकड़ियां हो, चाहे वो पत्ते हो पत्तल बनाने के लिए, चाहे केंदू पत्ता हो बीड़ी बनाने के लिए, चाहे तसर सिल्क हो, चाहे लाख हो, सब पर मनाही लगा दी। अब आदिवासी को रहना जंगल में, ठीक, अपनी रुचि के लिए वो कहाँ जाए? उन्हीं जंगल पदार्थों से वो अपना जीविकोपार्जन करता है। He earns his livelihood by those forest produce, and it was prohibited to him now. So it created an existentialist crisis before the tribal, कि भाई जिस प्रकृति के गोद में हम लोग हमेशा रहे हैं, उसी के उत्पादनों से हमको वंचित कर दिया जा रहा है। They felt very very dissatisfied and refractory. बहुत ज्यादा जन असंतोष इसकी वजह से बढ़ा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पारित होने से पहले भी efforts were made to desist the tribals from the forest wealth.
एक तो एक तरफ तो सरकार ने ट्राइबल्स को मना कर दिया कि नहीं लेना है कोई भी जंगली पदार्थ, दूसरी तरफ क्या हुआ भाई, एग्रेसिव टिम्बरिंग। तेजी से साल और टीक के पेड़ काटे जाने लगे। क्यों? क्योंकि 1853 में द रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड द ब्रिटिश नेवी, इट वाज द ग्रेटेस्ट बिगेस्ट नेवी ऑफ द वर्ल्ड। तो शिपिंग के लिए भी हार्डी वुड, टफ वुड लाइक साल एंड टीक वर द नीड ऑफ द आवर। तो आपने ऑर्गेनाइज तौर पे टिम्बरिंग को इनिशिएट किया एंड यू यूज योर टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक सॉ, इलेक्ट्रिक हैक टू कट डाउन टिम्बर एट अ वास्ट पेस। तो एक तरफ तो आदिवासियों को आपने जंगली उत्पादनों से मरहूम कर दिया, नहीं लेना है, अब बेचारे उनकी रोजी रोटी पर आफत आ गई। दूसरी तरफ आप खुद बड़े भयानक तरीके से उन संसाधनों का दोहन कर रहे हैं जो कि मूलतः आदिवासियों का है। अब इससे दो चीजें, पहली चीज, ट्राइबल्स venerate the trees। ये ना, ट्राइबल्स जो है पेड़ों की पूजा करते, कर्म की पूजा करते हैं। साल ट्री में तो कदर का ही निवास होता है। अब उनके सामने इस पेड़ों को तभी ट्राइबल, जबकि उनके जैविक आवश्यकताओं जरूरत, घर बनाने के लिए बहुत मजबूरी में वो पेड़ को काट, और जब उन्होंने देखा कि व्यावसायिक तौर पे फॉर बिजनेस ट्री कटिंग हो रही है, तो दे फेल्ट वेरी डिससेटिस्फाइड। वन ऑफ द ग्रेट रीजंस फॉर ट्राइबल डिससेटिस्फैक्शन was the reckless timbering introduced. And second, the cut down trees were replaced by monocloned cultures। ठीक है ना, मोनोकल्चर। देखिए ये होता क्या है, आपने जंगल काटा, forest is full of biodiversity, right? ठीक भी कटा, साल भी कटा, और भी पेड़ पौधे उसके साथ कटे, फिर अपने से ही वो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहा, फिर वो प्रजनित हुए। लेकिन अंग्रेजों ने जो कल्चर किया कि अगर आपने जंगल काटा फिर से जंगल बोना है, एक ही प्रकार के पेड़, साल के पेड़ सैकड़ों मील तक, किलोमीटर तक लगा दिया, इक्वलिप्टस सैकड़ों किलोमीटर तक लगा दी। ट्राइबल्स जानते थे, the tribal elders who were wise in years as well as in wisdom, they knew that this monoculture plantations won't survive and they won't serve their purpose. Diversity of plant life is a sine qua non for proper forestry। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ट्राइबल्स बहुत डिससेटिस्फाइड। तीसरी चीज, the third thing,
Uh, as it is, fanciful excise laws were introduced to extract more and more revenue from the tribals. Fanciful excise laws जैसे एक एक्साइज टैक्सेस एक टिपिकल टैक्स जो कि मुंडा और गुलन में आदिवासियों को उनको उकसाने में बहुत हेल्प किया उसने. इट वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन इंसाइटिंग द ट्राइबल्स वाज द पचुई टैक्स. अब ये पचुई टैक्स बेसिकली इट वाज अ सॉर्ट ऑफ कंट्री लिकर डिस्टिलेशन पर जो टैक्स लगता था उसी कहते थे. फॉर एग्जाम्पल द पचुई टैक्स. Now, the fourth factor and possibly one of the most important was the banning of whom or shifting agriculture. The banning of shifting agriculture. जिसको कि झारखंड में झूम कहा जाता था, गोदावरी बेसिन में कोडू कहा जाता था, इत्यादि इत्यादि. फ्रेंड्स, this zooming or shifting agriculture was the lifeline of the tribal economy. They cleared a small piece of land, carried on agriculture there on that fertile virgin land for 15 to 20 years, and then they abandoned it and cleared another piece of land and carried on surviving, sustainable agriculture. That original piece of land which had been cleared once again regenerated with foliage and trees and plants within 10 to 15 years. फिर just जंगल regenerate हो जाता था. Now friends, जब अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया तो जो ह्यूमस वगैरह कंटेंट होते थे जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते थे, अब जो है ट्राइबल्स कहाँ से मैन्यूअर पाए, कहाँ से फर्टिलाइजर्स पाए, तो उनकी ग्रेन प्रोडक्टिविटी घटने लगी. और जहां वो झूमिंग ऑलरेडी कर रहे थे, दैट वाज आल्सो नॉट इन देयर पोजीशन. तो बैनिंग ऑफ झूमिंग अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, दिस was a very inflammatory cause for the revolt of our people, for our freedom fighters waging a war against the imperialistic forces. Then we come to the eighth factor. Work of Christian missionaries. देखिए, though the Christian missionaries, they tried to culturize our people, they tried to civilize our people, they were responsible for the spread of education, they reflected some of our social evils and caused us to reform ourselves socially. They had a positive reformatory social message, लेकिन ये सच था कि they were both against Hinduism and as well as the Karna religion, the
traditional religion of the tribe. And some of the upheavals and movements in Jharkhand, in which several of our freedom fighters fell martyrs, were against the Christian missionaries. जैसे Safa horse, among the Santhals, the Munda Ulgulan, ये भी देखिए बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ ही बिरसा मुंडा ने एम किया था. Then we have Tana Bhagat among the Orans. Then we have the Hari Baba movement. Etc. So Christian missionaries, they played a very, very important role in inflaming tribal passions, and several important struggles were waged against them. And last factor, the British rule of interplaying one chief against the other and extracting more and more land revenue. This, especially जैसे ढाल rebellion में दिखा, सिंगभूम rebellion में दिखा. So playing one tribal chief against the other and extracting higher revenue, this was also one of the basic causes for the tribals to rise against British imperialism. British imperial policies of divide and rule. Divide et impera. रोमन मैथ्स में है, उसका इंग्लिश होता है डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एट एम्पेरा. Playing one tribal chief against another. Against another. Friends, with this, we finish this subtopic, the causative factors. अब अगले क्लास से हम लोग देखेंगे कैसे कैसे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए एंड हु आर द हीरोज ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल. द पीपल, जो कि कहा जाता है कि आई वाउ टू दी माई कंट्री all earthly things above, entire the whole and perfect, the service of my love. The love that never falters, the love that pays the price, the love that makes undaunted the final sacrifice, the love that never wavers, the love that stands the test, that lays upon the altar the dearest and the best. चाहे वो बुद्धू भगत हो, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो चांद भैरव सिद्धो कान्हू हो, चाहे वो तिलका माझी. In the prime of their youth, they sacrificed their everything for the emancipation and betterment of the motherland. We'll be dwelling on them in our next class. With this, I thank you for the class.